नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात हरियाणा की। नूंह में जलाभिषेक यात्रा के दौरान भड़की हिंसा की आग हरियाणा के कई शहरों में पहुंच गई है। यहां हिंसा में 6 लोगों की जान चली गई है। वहीं मणिपुर के हालात को लेकर विपक्षी दलों का एक डेलीगेशन आज राष्ट्रपति द्रौपदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। जाने माने प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन देसाई ने उधर सुसाइड कर लिया है। शुरुआती जांच में ये सामने आ रहा है कि वो इस दौरान डिप्रेशन से जूझ रहे थे। वहीं अदालत की खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। तो शुरू करते हैं देश की बात का सफर। तो हरियाणा के नूंह हिंसा के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा में हालात आज भी तनावपूर्ण हैं। हिंसा मामले में अब तक कुल 44 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 100 से ज्यादा लोगों को नामजद कर हिरासत में लिया गया है। हिंसा में अभी तक कुल 6 लोगों की मृत्यु की खबर है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियां और हरियाणा पुलिस की टुकड़ियां लगातार शांति बहाली का प्रयास कर इलाके में फ्लैग मार्च कर रही हैं। हालात को देखते हुए अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे नूंह जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। बुधवार तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं इस हिंसा के बाद फिर सवाल उठ रहे हैं कि ये आखिरकार किसकी नाकामी है और कौन लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। हरियाणा के नूंह में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भगवा यात्रा पर हुए पथराव के बाद जिले में हिंसा भड़क उठी है। हिंसा की आंच अब नूंह से लगते इलाकों में पहुंच गई है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश वासियों से शांति की अपील की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, मैं सभी लोगों से प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। दोषी लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसे हमको जानकारी है कि नूंह की जो एक दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक जो घटना हुई, उस घटना में काफी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनी हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी। इस बीच नूंह हिंसा पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि जिले में दंगे एक राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित हैं। पिछले 2 दिनों से सूचनाएं आ रही थी कि नूंह में दंगा हो सकता है। उसके बाद भी सरकार जानबूझकर चुप बैठी रही। अभय चौटाला ने दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उधर जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने नूंह हिंसा पर कहा कि ये बहुत गलत हुआ है। इसकी वो निंदा करते हैं। ऐसे लोग जो धर्म और जातियों को बांटते हैं, उनको सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वीडियो जारी कर लोगों से शांति तथा भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सभी लोग शांति बनाए रखें, भाईचारा और शांति कायम करने में एक दूसरे का सहयोग दें। आपसी टकराव, अफवाह और हिंसा से किसी का भला नहीं होने वाला है। सब लोग इससे बचें। अब राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी ने इस मामले में अपना बयान दिया है। जयंत चौधरी ने इस मामले में हरियाणा सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पूछा, ऐसे तनाव पैदा करने वाले लोग, संगठन और आयोजन को छूट क्यों? करनी थी उसको पूरा टाइट कर दिया गया, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे
यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बना के रखें। आम आदमी पार्टी ने भी हिंसा पर सरकार को घेरा है। आप के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही इनपुट दिए थे, इसके बावजूद प्रशासन की मौजूदगी में इतनी बड़ी हिंसा प्रदेश में भड़क गई। प्रशासन को इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अनुराग ढांडा ने कहा कि प्रशासन अगर चाहता तो ये हिंसा नहीं होती या फिर इस हिंसा को रोका जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जहां पर भी बीजेपी सरकार है वहां ऐसे ही हालात हैं। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर भी राजनीतिक दलों को शांति कायम रखने में सहयोग की अपील और प्रयास करना चाहिए। पुलिस के अनुसार विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल जलाभिषेक की यात्रा को नूह में खेड़ला मोड़ के पास युवकों के एक समूह ने रोका और पथराव करने लगे। एक अधिकारी ने बताया कि जुलूस में शामिल कम से कम 4 कारों में आग लगा दी गई। कुछ पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। खबरों के मुताबिक जुलूस में शामिल लोगों ने पलटवार करते हुए उन्हें रोकने वाले युवकों पर पथराव किया। कुछ दावों के मुताबिक बल्लभगढ़ में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया एक आपत्तिजनक वीडियो झड़प की वजह बना। ऐसी भी खबरें थी कि राजस्थान में 2 मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या में वांछित गौरक्षक मोनू मानेसर जुलूस में शामिल होने वाला था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस घटना को लेकर कहा कि मौके पर पर्याप्त संख्या में बल तैनात किया जा रहा है। हम वहां शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां पर लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जा रहा है। हिंसा के बाद राज्य सरकार लगातार दावे कर रही है और विपक्ष सरकार की आलोचना। लेकिन एक बात तो तय है कि इस हिंसा ने हरियाणा को एक ऐसा जख्म दिया है जिसे भरने में लंबा वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और उधर मणिपुर हिंसा को लेकर संसद से सड़क तक महासंग्राम देखने को मिल रहा है। इसी बीच विपक्षी सांसदों के एक डेलीगेशन ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विपक्षी सांसदों ने मणिपुर के हालात की जानकारी देते हुए बताया कि राहत शिविर में समय पर राशन और दवाइयां तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसी के साथ विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा। मणिपुर हिंसा को लेकर उफान पर सियासत। विपक्षी दलों के 31 सदस्यीय डेलीगेशन ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपति से की मामले में हस्तक्षेप की मांग। मणिपुर में जारी हिंसा पर बेदर्द सियासत लगातार जारी है। संसद से सड़क तक हंगामा बरपा है। विपक्षी दल एकजुट होकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से मणिपुर के मसले पर बयान देने की मांग पर अड़े विपक्षी दलों के 31 सदस्यीय डेलीगेशन ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। साथ ही मणिपुर की आंखों देखी बताते हुए कहा कि राहत शिविरों में राशन के साथ दवाइयों की कमी हो रही है। इसी के साथ इस डेलीगेशन ने राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम सौंपकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी दलों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। मोदी सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार फिर तानाशाही करने का आरोप लगाया। जो हमारे डेलीगेट्स मणिपुर जाकर आए हैं, उन्होंने वहाँ की हालात देख ली है। जो आखिर देखे हालात वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम बताना चाहते हैं और हमारे 21 मेंबर का डेलीगेशन प्लस और जो फ्लोर लीडर्स जो यहाँ पर उपस्थित है वो भी हम सभी मिलके उनको अवगत कराएंगे। ये सिचुएशन बहुत वहाँ पर गंभीर है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार की कथित तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का दम भर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बयान दे दिया कि मजबूत विपक्षी एकता के बगैर मोदी शाह का मुकाबला करना नामुमकिन है। ये जरूरी भी है और मजबूरी भी। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी का ये बयान क्या विपक्षी एकता के हौसले को कमजोर नहीं करेगा? राष्ट्रपति जी के साथ हम मुलाकात करने की इच्छा जताई थी और सारे राष्ट्रपति जी हमारी बात मान ली और आज हमें बोलने का और उनसे मुलाकात करने का समय भी दे चुके हैं। कुल मिलाकर पिछले करीब 3 महीनों से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन बेदर्द सियासत लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय अपनी अपनी राजनीति चमकाने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मणिपुर के मसले पर चर्चा की तारीख तय हो चुकी है। बावजूद इसके विपक्षी पार्टियां अब उससे पहले प्रधानमंत्री पर संसद में बयान देने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्षी दल मणिपुर के मसले पर केंद्र और राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विपक्षी गठबंधन इंडिया की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल एक बार फिर वही, क्या मणिपुर पर घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और उधर लोकसभा चुनाव से पहले सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एनडीए और INDIA गठबंधन लगातार अपनी बैठकें कर रहे हैं। 31 जुलाई से पीएम मोदी अलग अलग समूह में एनडीए सांसदों की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। एनडीए सांसदों की बैठक 10 अगस्त तक चलेगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी पीएम मोदी ने सांसदों को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया था, लेकिन बीजेपी के सहयोगियों ने ही पूर्वांचल में उसकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। राजनीति में पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होते हुए जाता है। बीजेपी ने जहां सहयोगियों को साथ लेकर 2024 की तैयारी तेज कर दी है, वहीं छोटे दल ही इसकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। यूपी में बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल की अपना दल S, संजय निषाद की निषाद पार्टी के अलावा अब ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी आ खड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये गठबंधन काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन गठबंधन में दलों की संख्या बढ़ने के साथ ही भाजपा की राहें भी मुश्किल होते दिख रही है। खास तौर पर पूर्वांचल में भाजपा के लिए संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि तीनों ही दल यहां भाजपा से ज्यादा सीटें हासिल करने की होड़ में हैं। इसमें सबसे बड़ी दावेदारी अपना दल की है, जो यूपी में बीजेपी सपा के बाद तीसरा सबसे बड़ा दल बन चुकी है। वहीं सुबह सपा भी बड़ी ताकत के साथ एनडीए में लौटी है। इनके अलावा संजय निषाद भी अब अपनी पार्टी के सिंबल को लोकसभा तक पहुंचाने के प्रयास में हैं। बात अगर निषाद पार्टी की करें तो 2018 में गोरखपुर उपचुनाव में निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और डॉक्टर प्रवीण निषाद इस उपचुनाव में भाजपा को चौंकाते हुए विजयी हुए। लेकिन 1 साल बाद स्थितियां बदल गई और निषाद पार्टी ने एनडीए ज्वाइन कर लिया। इस बार डॉक्टर प्रवीण निषाद को भाजपा के सिंबल पर संत कबीर नगर से प्रत्याशी बनाया गया और यहाँ भी वो आसानी से जीत गए। उनके पिता और पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद को बीजेपी ने मंत्री के साथ MLC बनाया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी निषाद पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और 6 सीटों पर जीत हासिल की। अब लोकसभा चुनाव करीब आने पर डॉक्टर संजय निषाद अपनी पार्टी के सिंबल के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। निषाद पार्टी लोकसभा की 37 सीटों पर लड़ने को तैयार है। दरअसल उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का वोट करीब 18% माना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये ज्यादा ताकतवर है। प्रदेश की 165 विधानसभा सीटें निषाद बाहुल्य हैं। ये समाज कई लोकसभा सीटों पर जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाता रहा है। वहीं विपक्षी दल तो बीजेपी के सामने ताल ठोक ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि विपक्षी एकता के नए नाम से पूरे देश में बीजेपी घबराई है।
सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजमगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। श्री पाल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादियों और सपा कार्यकर्ताओं को संगठित कर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष का गठबंधन इंडिया बहुत मजबूत है। पूर्वांचल से बीजेपी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं, जबकि सीएम योगी गोरखपुर सदर से एमएलए। यहाँ की जीत का असर यूपी के साथ ही पड़ोसी राज्य बिहार और देश के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बॉलीवुड के गलियारों में उस समय सनसनी मच गई जब जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई ने आत्महत्या कर ली। नितिन देसाई के इस तरह से अचानक इस दुनिया से अलविदा कहे जाने से कई फिल्मी सितारों में शोक की लहर है। सूत्रों के अनुसार नितिन देसाई ने करजत के नजदीक खालापुर रायगढ़ में अपने स्टूडियो में फांसी लगाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। बेइंतहा कर्ज में डूबने के चलते ही नितिन देसाई कई हफ्ते से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। अपनी जान लेने का उनका फैसला भी इसी की परिणति माना जा रहा है। जाने माने प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन देसाई ने कथित रूप से सुसाइड कर लिया है। शुरुआती जांच में ये सामने आ रहा है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। नितिन देसाई के निधन पर एमएलए महेश बाल्दी ने विधानसभा में बताया कि वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। नितिन एक्टर, फिल्म मेकर, आर्ट डिजाइनर, सेट डिजाइनर और प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में मशहूर रहे। उनकी लोकप्रियता और काम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 4 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने फिल्मों में कामकाज के साथ साथ एनडी स्टूडियो की स्थापना भी की थी। आर्ट डायरेक्टर के रूप में नितिन देसाई को खूब फेम मिला था। वो साल 1989 से इस क्षेत्र में काम करते आ रहे थे। परिंदा, आग गले लग जा, अकेले हम अकेले तुम, विजेता, दिल जले, माचिस, लगान, इश्क, जंग में उन्होंने आर्ट डायरेक्टर का काम संभाला था। वहीं मिशन कश्मीर 1, 2 का 4, राजू चाचा, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, देवदास, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, हम दिल दे चुके सनम जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने काम भी किया था। वैसे तो नितिन देसाई ने अपने शानदार करियर में कई अवार्ड जीते, लेकिन वो ऐसे आर्ट डायरेक्टर थे जिन्होंने एक नहीं बल्कि 4 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए थे। उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार साल 1999 में आई फिल्म डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फिर दूसरा हम दिल दे चुके सनम और तीसरा लगान और चौथा देवदास के लिए मिला था। 58 साल की उम्र में नितिन देसाई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने बतौर डायरेक्टर और आर्ट डायरेक्टर इस इंडस्ट्री में 30 साल बिताए थे। विधु विनोद चोपड़ा, राजकुमार ईरानी, संजय लीला भंसाली से लेकर आशुतोष गोवारिकर के साथ उन्होंने काम किया था। उनके साथ काम कर चुके लोग आज सदमे में। 9 बजे एनडी स्टूडियो में श्री नितिन देसाई, इनका मृतदेह जो है ये रस्सी को लटकता हुआ मिला है। हमने साइबर फोरेंसिक, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड को आमंत्रित किया है और खालापुर पुलिस स्टेशन में अकस्मात मृत्यु की नोंद की है। हम हर एक एंगल को जो है जांच रहे हैं। नितिन चंद्रकांत देसाई ने न केवल प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम किया, बल्कि कई फिल्मों में एक्टिंग भी की और डायरेक्शन भी किया। उन्होंने बतौर एक्टर हम सब एक हैं, दाऊद, फन ऑन द रन और हेलो जय हिंद जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स में एक्टिंग भी की थी। वही साल 2011 में आई फिल्म हेलो जय हिंद को उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। फिर उन्होंने साल 2012 में आई मराठी फिल्म अजिंठा का डायरेक्शन भी संभाला था। उनके परिवार में 2 बेटी और 1 बेटा है। दोनों बेटी अमेरिका में रहती हैं, बेटा पढ़ाई कर रहा है। प्रोडक्शन डिजाइनर सुब्रत चक्रवर्ती ने नितिन देसाई को याद करते हुए कहा कि नितिन दादा ने आर्ट डायरेक्टर्स के कद को बहुत ऊंचा कर दिया था। उनकी वजह से आज हम लोग प्रोडक्शन डिजाइनर कहलाते हैं। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अभिनेता रितेश देशमुख ने प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन देसाई को ट्विटर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। योग के वजह से वो आर्थिक विवंचना में थे, इतना मुझे
एक डेढ़ महीने पहले जब मुलाकात हुई थी तब उन्होंने बताया था। कब हुई घटना, क्या हुआ आपको? आज सुबह 4 बजे हुई। हमारे वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता सुधीर ठोमरे जी ने अभी मुझे 8-8:30 बजे फोन पे जानकारी दी। वहीं सिद्धार्थ बसु, जिन्होंने नितिन देसाई के साथ लोकप्रिय रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति और 10 का दम में उनके साथ काम किया था, उन्होंने कहा कि अपने दोस्त और कलात्मक सहयोगी के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। बता दें कि नितिन देसाई को हम दिल दे चुके सनम, लगान, जोधा अकबर और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों में अपनी कला के लिए जाना जाता था। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा, संजय लीला भंसाली, राजकुमार हिरानी और आशुतोष गोवारिकर जैसे निर्देशकों के साथ काम किया था। नितिन के ऊपर इन दिनों करीब 252 करोड़ का कर्ज था और इसकी वसूली के लिए स्थानीय प्रशासन से मिलकर वित्तीय कंपनियों ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। नितिन को अंदेशा था कि उन्हें एक दिन इस स्टूडियो से बेदखल होना ही पड़ेगा और इसी तनाव के चलते उन्होंने खुदकुशी कर ली। उनके निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।